नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के बाल विकास एवं शिक्षण विधि के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, जिसमें हम लोग दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए, यंत्रवत याद करना। बी, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। सी, केवल पुस्तकों पर निर्भर होना। या फिर डी, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड का गैप दिया जाएगा, जिससे पहले आप खुद क्वेश्चन करें, उसके बाद उसका आंसर देखें, जिससे आपका रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ हो जाएगा। डी इसका आंसर है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। क्वेश्चन कर रहा है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता यह है कि बच्चों के अनुभवों को भी प्रमुखता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, संवेग एवं ज्ञान एक दूसरे से हैं, यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है सन्निहित हैं। बी, संबंधित नहीं है। सी, पूर्णतः अलग है। या फिर डी, स्वतंत्र है। ए इसका आंसर है, सन्निहित हैं। संवेग एवं ज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से ऑप्शन ए, अनुबंध द्वारा अर्जित है। बी, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। सी, यंत्रों याद करने पर आधारित है। या फिर डी, प्रबलन पर केंद्रित है। 20 का आंसर है, अनुबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। बी, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। सी, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। या फिर डी, बच्चों को दंडित करना चाहिए। 20 का आंसर है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। क्वेश्चन कर रहा है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो शिक्षिका को प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है 5, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बी, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। सी, बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी। या फिर डी, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ेगी। बी इसका आंसर है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। क्वेश्चन में करा, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देने का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऐसा करने से अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध है। बी, अधिगम सक्रिय विनियोग के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। सी, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। या फिर डी, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है।
20 का आंसर है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। क्वेश्चन कह रहा है संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो जो सही है इसका विकल्प बी सही है कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। ऑप्शन ए, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। बी, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक या प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। सी, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रभावशाली तरीका है। या फिर डी, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। सी इसका आंसर है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। क्वेश्चन में कह रहा विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। तो इसके परिणाम ये हो जाते हैं कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रभावशाली तरीका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन ए, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। बी, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। सी, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। या फिर डी, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर। बी इसका आंसर है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। क्वेश्चन में कह रहा है एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। तो वह बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए तथा प्रोत्साहित करके उसी पर आधारित विचार मंथन करके उनको प्रोत्साहित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। ऑप्शन इसमें 2-3 विकल्प दिए गए हैं, उसके बाद 4 इसमें कैटेगराइज किया गया। जैसे पहला है शारीरिक दंड, दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, तीसरा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन और चौथा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। हमें इसमें बताना कि कौन सही है कौन सही नहीं है। डी इसका आंसर है। डी के अनुसार 2 और 3 केवल सही हैं। इसमें क्वेश्चन कर रहा कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। तो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने वाली दूसरी और तीसरी हैं। दूसरे में कह रहा सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और तीसरा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। और पहला जो शारीरिक दंड है, चौथा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ये दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। ऑप्शन ए, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। बी, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। सी, एक व्याख्यान देकर। या फिर डी, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्याख्या करके। बी इसका आंसर है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो ये अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके उसको सहज बना सकते हैं। नेक्स्ट, वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। ऑप्शन ए, पर्यावरणीय प्रभाव। बी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। सी, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति या कोड। या फिर डी, जन्मजात विशेषताएं। बी इसका आंसर है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रियाएं। वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण यही है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है,
निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? ऑप्शन ए विद्यालय एवं मीडिया, बी मीडिया एवं पास पड़ोस, सी परिवार एवं पास पड़ोस, या फिर डी परिवार एवं मीडिया। ये इसका आंसर है विद्यालय एवं मीडिया। इसमें जो है द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण विद्यालय एवं मीडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है या होता है? ऑप्शन ए मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, बी किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था, सी शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, या फिर डी प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। सी इसका आंसर है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। शारीरिक वृद्धि एवं विकास जो सबसे तीव्र गति से होती है वो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था के समय सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बी विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, सी विकास जीवन पर्यंत होता है, डी विकास परिवर्त्य है। बी इसका आंसर है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। ये विकास का सिद्धांत नहीं है। कह रहा है इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते ये विकास का सिद्धांत नहीं है, बल्कि अन्य सारे इसमें जो दिए गए हैं वो विकास के सिद्धांत हैं। जैसे विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये विकास के सिद्धांत हैं। तीसरा कह रहा है विकास जीवन पर्यंत होता है, ये भी विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और विकास परिवर्तन है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, ये भी विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए जेंडर संबद्धता, बी जेंडर समरूपता, सी पक्षपात, या फिर डी जेंडर पहचान। इसका आंसर सी होगा जेंडर पक्षपात। यदि कोई शिक्षक जो है कक्षा में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान देता है तो इसका अर्थ यही होता है कि वो जेंडर पक्षपात कर रहा है। नेक्स्ट, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ऑप्शन ए जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, बी जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, सी जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, या फिर डी जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। सी इसका आंसर है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। जैसे बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना ये ज़्यादा उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? ऑप्शन ए जीन पियाजे, बी लॉरेंस कोहलबर्ग, सी जॉन वी वाटसन, या फिर डी हैं लेओ वाइगोत्स्की। डी इसका आंसर है लेओ वाइगोत्स्की। लेओ वाइगोत्स्की ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है 18, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ऑप्शन ए मध्य बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी जन्म पूर्व अवधि, या फिर डी प्रारंभिक बाल्यावस्था। डी इसका आंसर प्रारंभिक बाल्यावस्था। भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि जो होती है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, सी प्रसुप्ति अवस्था, या फिर डी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। डी इसका आंसर है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास जो है ये कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखें। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ऑप्शन ए आस्थागति अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, बी प्रतीकात्मक खेल और विचारों की अनुक्रमणीयता, सी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और साध्यात्मक विचार, या फिर डी संरक्षण और कक्षा समावेशन। हमें इसमें यह बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, अर्थात कौन इसमें से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, संरक्षण और कक्षा समावेशन। ये जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, उससे संबंधित है। नेक्स्ट इसकी हम व्याख्या देख लें थोड़ा। क्वेश्चन कह रहा है इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है, जिसकी समय अवधि लगभग 7 से 11 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था के बच्चों में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं। पहला है संरक्षण का सिद्धांत, दूसरा है संबंध, तीसरा है कक्षा समावेशन या वर्गीकरण। इस अवस्था के बच्चों में जब संरक्षण का गुण आ जाता है तो वे समझने लगते हैं कि किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु को कई हिस्सों में विभाजित कर देने से उस वस्तु के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार कक्षा समावेशन के अंतर्गत वे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर संबंधित कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ऑप्शन ए अनुबंधन, बी प्रबलन, सी स्कीमा, या फिर डी है अवलोकन अधिगम। सी इसका आंसर है स्कीमा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जो है स्कीमा पियाजे की संरचना पियाजे की संरचना के अंतर्गत आती है। इसकी हम व्याख्या देख लें। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में स्कीम संज्ञानात्मक संरचना, साम्य धारण या संतुलन, समायोजन, आत्मसातकरण, विकेंद्रण आदि पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूलभूत भाग हैं। जबकि अनुबंधन पावलोव के अधिगम सिद्धांत के प्रबलन, हल के अधिगम सिद्धांत के तथा अवलोकन अधिगम बंडूरा के अधिगम सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह वाला, नहीं गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? ऑप्शन ए पाड़ या ढांचा, बी आत्मकेंद्रित वार्ता, सी व्यक्तिगत वार्ता, या फिर डी जोर से बोलना। सी इसका आंसर है व्यक्तिगत वार्ता। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं वह वाला, नहीं गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाए। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? अगर इस तरह से कोई अपने मन में ही बड़बड़ा रहा है तो इसको वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए मॉडलिंग, बी पाड़ या ढांचा, सी प्रबलन, या फिर डी अनुबंधन।
बी इसका आंसर है, पाठ या ढांचा। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना जो है ये पाठ या ढांचा के अंतर्गत आता है, पाठ या ढांचा का उदाहरण है। इसकी हम व्याख्या देख लें थोड़ा। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना पाठ या ढांचा निर्माण का उदाहरण है। वाइगोत्स्की के अनुसार ढांचा निर्माण एक तकनीकी है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। शिक्षण करते समय शिक्षक शिक्षार्थी के समसामयिक निष्पादन के आधार पर अपने निर्देशों और सहायता में समायोजन करता है, जिसे ढांचा निर्माण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ऑप्शन ए अनन्य विचार, बी आत्मकेंद्रित विचार, सी सृजनात्मक विचार या फिर डी अभिसारिक विचार। सी इसका आंसर है, सृजनात्मक विचार। क्वेश्चन कर रहा है रूही हमेशा समस्या के एकाधिक साधनों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं और ये जो उसके गुण होते हैं ये सृजनात्मक विचार के प्रदर्शन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, बी रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, सी विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना या फिर डी संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। डी इसका आंसर है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। क्वेश्चन करा आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आकलन का जो प्राथमिक उद्देश्य है ये होना चाहिए, ये जो है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ये आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 करा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ऑप्शन ए बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। पहला करा है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है। दूसरा बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। सी बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। या फिर डी कह रहा है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। 20 का आंसर है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि के बारे में यही कथन सत्य है, बाकी कथन सही नहीं दिए गए हैं। इसकी हम व्याख्या देख लें थोड़ा। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। रॉबिन्सन ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के उस संपूर्ण समूह या वर्ग से है जो सूझ के साथ समस्या समाधान करने, नई परिस्थितियों से अनुकूलन करने, अमूर्त ढंग से सोचने तथा अपने अनुभवों से लाभ उठाने संबंधी किसी व्यक्ति की क्षमता को इंगित करता है। इसी प्रकार हावर्ड गार्डनर ने कहा है कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुप्रकारी होता है। उन्होंने मुख्य रूप से कुल 8 प्रकार की बुद्धियों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं। पठन वैफल्य का मतलब होता है एक मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन में जो पठन वैफल्य दिया गया है इसका मतलब होता है डिसलेक्सिया। अगर हम इसका इंग्लिश वर्जन समझे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। पठन वैफल्य का मतलब होता है डिसलेक्सिया। तो बच्चों में जो क्वेश्चन कर रहा है कि डिसलेक्सिया बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं डिसलेक्सिया के, तो इसमें जो पहला करा है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, बी करा है एक ही गतिविधि कार्य को बार बार दोहराना, तीसरा करा है न्यून अवधान विकार, और चौथा करा है अपसारी चिंतन या पढ़ने में धारा प्रवाहिता है। ये विकार में से कौन सा विकार है डिसलेक्सिया के अंतर्गत?
ए इसका आंसर है। धारा प्रवाह पढ़ने में क्षमता, अर्थात जो डिसलेक्सिया है ये पठन संबंधी विकार के अंतर्गत आता है, ये पठन वैफल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर, बी मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, सी व्यवहारवादी सिद्धांत, या फिर डी है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति। इसका आंसर है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन करा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो यह आधारित है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, बी अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए, सी बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, या फिर डी कह रहा है इस स्थिति को जैसा है स्वीकार कर लेना चाहिए। बी इसका आंसर है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को चाहिए कि वो अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करे तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, उसके बाद दिया गया ऑप्शन ए सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, बी तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, या फिर सी तैयार नहीं करना चाहिए, या डी कभी कभी तैयार करना चाहिए। इसका आंसर है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। इस प्रकार इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन था 13। इसके बाद हम लोग ज़रा उन जटिल प्रश्नों को देख लें जिनको हमें पढ़ने या समझने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है, उनका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। तीसरा प्रश्न कह रहा है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, ऑप्शन ए अनुबंध द्वारा अर्जित है, बी अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, सी यंत्रों याद करने पर आधारित है, या फिर डी प्रबलन पर केंद्रित है। बी इसका आंसर है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। सिक्स कह रहा है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध है, बी अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, सी अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, या फिर डी अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। बी इसका आंसर है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो जो सही कथन इसका है वो है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 13 देखें। 13 निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं
विकास तीव्र गति से घटित होता है? ऑप्शन ए मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, बी किशोरावस्था एवं वयस्कता, सी शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, या फिर डी प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। सी इसका आंसर है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास सबसे तीव्र गति से होता है? तो जो सबसे तीव्र गति से विकास होता है शारीरिक की, वो होता है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखें इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? ऑप्शन ए जीन पियाजे, बी लॉरेंस कोहलबर्ग, सी जॉन वी वाटसन, या फिर डी लेव वाइगोत्स्की। डी इसका आंसर है लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखें। 19 निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, सी प्रसुप्ति अवस्था, या फिर डी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। बी डी इसका आंसर है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है? तो कोहलबर्ग द्वारा जो प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है वो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखें। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ऑप्शन ए आस्थागति अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, बी प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रमणीयता, सी कह रहा है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और साध्यात्मक विचार, या फिर डी है संरक्षण और कक्षा समावेशन। हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? डी इसका आंसर है संरक्षण तथा कक्षा समावेशन। इस संरक्षण और कक्षा समावेशन जो है जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखें। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ऑप्शन में ए अनुबंधन, बी प्रबलन, सी स्कीमा, या फिर डी अवलोकन अधिगम। सी इसका आंसर है स्कीमा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में स्कीमा जो है जीन पियाजे की संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? एकाधिक समाधान का मतलब है एक से अधिक समाधान। रूही हमेशा जो है समस्या के एकाधिक समाधान अर्थात एक समस्या के कई समाधान के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक भी होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन, हम ये बताना है कौन से गुणों का रूही प्रदर्शन कर रही है। ऑप्शन ए अनन्य विचार, बी आत्मकेंद्रित विचार, सी सृजनात्मक विचार, या फिर डी है अभिसारी विचारक। सी इसका आंसर है सृजनात्मक विचार।
रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधान के बारे में सोचती है या एक से अधिक समाधान के बारे में सोचती है और काफ़ी विचार उसके मौलिक होते हैं। ये जो है सृजनात्मक विचार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखें। पठन वैफल्य या डिसलेक्सिया बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं या क्या लक्षण हैं? ऑप्शन ए धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, बी एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, सी न्यून अवधान विकार, या फिर डी अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता। ये इसका आंसर है धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता। पठन वैफल्य या डिसलेक्सिया जो है धारा प्रवाह पढ़ने में क्षमता है पठन संबंधी विकार के अंतर्गत आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, बी मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, सी व्यवहारवादी सिद्धांत, या फिर डी अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति। ये इसका आंसर है आधिकारिक आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन कर रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये जो आधारित है यह अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। इस प्रकार इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।